अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बिल गेट्स अपनी बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट गए तो खाना इतना एंजॉय किया उनकी बेटी ने कि वेटर को बुला के बिल के साथ साथ उन्होंने $1000 की टिप दे दी। वेटर ने तशक्कुर की और खुशी के इजहार में कहा कि आपको रोज़ रोज़ आना चाहिए। तो अगले दिन बिल गेट्स इत्तेफाक से आ ही गए, लेकिन इस बारी अपने कॉलीग जेफरी एप्स्टीन के हमरा। वो ज़ाहिरी बात है, बिजनेस और प्लेजर को वो मिक्स नहीं करते, तो बेटी को साथ लेके जाना और बिजनेस कॉलीग को साथ लेके जाना इसको वो मुनासिब नहीं समझते। तो अगले दिन उन्होंने कहा, यार मैं अपने बेस्ट फ्रेंड और बिजनेस कॉलीग जेफरी एप्स्टीन को लेके जाऊंगा। उन्होंने भी खाना एंजॉय किया, लेकिन जब बिल की बारी आई तो वेटर ने देखा सिर्फ $5 मिले उनको। उन्होंने कहा, जनाब आपकी बेटी ने तो हमें $1000 दिए थे, आपने और जेफरी एप्स्टीन साहब ने हमें सिर्फ $5 दिए। तो दोनों ने हंस के मुस्कुरा के सोने में लिखे जाने वाले हरूफ बोले। उन्होंने कहा कि इनकी बेटी जो है वो बिलियनियर की बेटी हैं, लेकिन हम दोनों जो हैं हम वर्किंग क्लास मिडिल क्लास लोगों के बच्चे हैं। इसी तरह बिल गेट्स एक बारी गुजर रहे थे न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर से, तो लोगों ने देखा कि $100 गिरे उनकी जेब से। तो लोगों ने कहा अभी देखना ये झुक के उठाएगा, लेकिन अचंभे की बात कि ना बिल गेट्स झुके ना उन्होंने डॉलरों की तरफ ध्यान दिया और वो सीधे चलते गए। $100 बहुत बड़ी रकम होती है। तो लोगों ने क्या सराय की, नहीं यार कि वजह ये होगी कि अगर ये झुकेगा उसको उठाएगा तो इतना टाइम ज़ाया हो जाएगा, गुजर जाएगा कि इसकी कंपनियों ने कई हज़ारों गुना ज़्यादा पैसे कमा लिए होंगे। तो बिल गेट्स ने उनकी बात सुन ली, तो अब मुस्कुरा के कहने लगे, ओ चलो ये वजह नहीं है, पीछे मेरे जेफरी एप्स्टीन चल रहा था। दोस्त के सामने, कॉलीग के सामने जिस साथ मुकाबला हो, बंदा सामने झुक तो नहीं सकता ना। ही डिडंट वांट टू बेंड ओवर। तो उन्होंने क्या किया कि अपने दोस्त को ज़रा एक इज्जत, अपना टैका एक्स मेंटेन करने के उन्होंने कहा हम साथ साथ चलेंगे, पैसे मुझे वो फिर भी अजीज़ हैं। आप लेकिन अगर नौजवान हैं, आप पूछ रहे होंगे कि यार ये बिल गेट्स है कौन आखिर। मैं आपको बताता हूँ बिल गेट्स कौन है। विलियम हेनरी गेट्स द थर्ड, ये 1955 में पैदा हुए थे। 70 साल इनकी उम्र हो चुकी हुई आज। और जो प्राइमरी काम था इनका कि वो टेक बिलियनियर है, जिसकी वजह से बने वो, कि इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इजाद की, कायम की। और मेजर जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं ना, पीसी जो होते हैं, फिर बाद में आज वो लैपटॉप की शक्ल में आ गए हैं, उसकी ईजाद और उसकी इनोवेशन और उसके फैलाव में सबसे ज़्यादा मेहनत इनकी है। और इनका मेन मुकाबला अपने दोस्त स्टीव जॉब्स के साथ चला करता था, एप्पल कंप्यूटर वालों के साथ। आप लोगों ने ऐड वगैरह नहीं देखे होंगे, बट ये बहुत मशहूर होते थे 90s और 2000s में। लेकिन ना सिर्फ ये ग्लोबली साइंस की फील्ड के अंदर आप समझें लीडिंग फिगर हैं कि जो आप समझें इनोवेशन के ज़रिए और नई नई ईजादात के ज़रिए इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। इनका जो असल जो पहचान है इनकी, और जो इनकी असल जो आप कह लें रिस्पेक्ट का बायस बनती है, वो ये है कि ये ग्लोबली सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट माने जाते हैं। इनका और इनकी बेगम मेलिंडा गेट्स, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नाम से एक इदारा है, और उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर पोलियो की वैक्सीन, अद्वियात, उनकी विटामिन बी वाले चावल, बच्चों की तालीम की रिसर्च, और तमाम गरीब ममालिक अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में हों, एशिया में हों, जहाँ पर भी हों, उनकी मदद के लिए वो वहाँ पे छोटे सेटअप्स, इंस्टीट्यूशंस, NGOs, अस्पताल, स्कूल बनाते हैं और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे काम करते हैं। यानी वो डायरेक्टली बराह रास्त इन ममालिक की हुकूमतों के साथ काम करके अपने कमाए हुए बिलियंस ऑफ डॉलर्स में से अक्सर व बेशतर पैसे खर्च कर देते हैं। और आप सोचेंगे कि यार कोई मजहबी इनकी ख्वाहिश होगी, कोई जन्नत की लालच होगी, कोई जन्नत में प्लाट चाहिए इनको। बिल्कुल नहीं। जन्नत के प्लाट तो ये मौलवियों और ये ईसाइयों और पादरियों और पापाइयों के लिए होते हैं। ये ह्यूमैनिटी के रिलीजन में बिलीव करते हैं। और सलमान, आपको तो पता ही है, सबसे बड़ा जो मज़हब है वो इंसानियत है। तो वो किसी जन्नत के प्लाट का ख्वाहिशमंद नहीं होता, ये छोटी मोटी चीज़ों में नहीं बिकता। वो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो इंसानियत की खिदमत का एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, उसको आप और मैं ग्रास्प नहीं कर सकते, सिर्फ एक साइंटिफिक माइंड कर सकता है। एक साइंटिफिक माइंड जैसे कि बिल गेट्स का या जेफरी एप्स्टीन का। लेकिन इस सारी कहानी में एक बहुत अनफॉर्चुनेट ट्विस्ट है कि बिल और जेफरी की जो जोड़ी है, आखिरकार उसके अंदर एक दरार आना ही था। क्योंकि एक सबक है बिल गेट्स का ही बताया हुआ, लाइफ इज़ नॉट फेयर, गेट यूज्ड टू इट। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि लाइफ इज़ नॉट फेयर, जबकि दोनों भाइयों ने, दोनों दोस्तों ने, दोनों यारों ने मिलकर इंसानियत की खिदमत की, साइंस के नाम पे, इंसानियत के नाम पे, ह्यूमन एवोल्यूशन और ग्रोथ के नाम पे। अनफॉर्चुनेटली लोगों की खिदमत करते करते अपनी जान से हाथ धो बैठे जेफरी एप्स्टीन। क्यों? इसके बावजूद कि जेफरी के मशवरे पे आइलैंड भी जाया करते थे, लिटिल सेंट जेम्स उनका आइलैंड है। और जेफरी एप्स्टीन अक्सर क्योंकि डिप्रेशन का शिकार होते थे, उनको जजीरे पे छुट्टी लेनी पड़ती थी और रिलैक्स करना पड़ता था। इसके बावजूद वो अपना डिप्रेशन के साथ जो उनकी लड़ाई थी, जो एक बैटल थी,
जो कि एक अनसीन मेंटल डिजीज़ है, एक मेंटल प्रॉब्लम है, एक इमोशनल स्ट्रेस था, उसके साथ वो डील ना कर पाए और फाइनली अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सुसाइड कर ली। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साईफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। पहले ही एक आप समझ सदमे में गए हुए थे जेफरी एप्स्टीन के सारे प्यारे चाहने वाले, ख़ास तौर पे बिल गेट्स। उस पे सोने पे सुहागा क्या हुआ कि एक टैबलॉइड, आप समझें इस तरह ये घटिया मैगज़ीन नहीं होते जो अमीर और ताकतवर और अच्छे लोगों की ख़बरें लीक कर करके उनके किरदार कशी करते हैं, उन्होंने उनकी लीक कर दी कुछ ईमेल्स, और उसके अंदर वो सारी पुरानी मेमोरीज़ ना वो दे केम फ्लडिंग आउट, और वो फिर वो सारे पुराने उनके वो कम्युनिकेशंस और गुफ्तगू और भाईचारे की बातें और इंसानियत की खिदमत की बातें वो बाहर आ गई। अगेन, लाइफ इज़ नॉट फेयर, यू हैव टू लर्न टू डील विद इट, गेट यूज्ड टू इट, जिस तरह कहते थे बिल गेट्स साहब। तो उसके अंदर कुछ बड़े प्यारे प्यारे एनेक्डोट्स हैं उन ईमेल्स के अंदर। एक जैसे मिसाल के तौर पे कि जो बिल गेट्स की खिदमत थी पाकिस्तान के अंदर, कि बिल गेट्स ने लाखों करोड़ डॉलर खर्च किए थे कि पाकिस्तान के अंदर वो पोलियो वैक्सीन्स की पूरा एक जाल बिछाए, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और वहाँ पे लोगों के लिए वो आम बिल्कुल ईज़ी टू अंडरस्टैंड तरीके से, ईज़ी टू एक्सेस तरीके से वो अद्वियात फराहम करें पोलियो की। तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये जालिम, ये मज़हब दोस्त, ये अंधे, ये मुल्ले, ये जो गुम है बिल्कुल अपनी डॉगमास के अंदर और आइडियोलॉजीज़ के अंदर, इन लोगों ने लोगों को इश्तिहाल दिया, और पोलियो के वो जहाँबाज वर्कर जो अपनी जान पे खेल के जेफरी एप्स्टीन के कहने पे, उसकी फाइनेंसिंग पे, बिल गेट्स के कहने पे, अब उसकी फाइनेंसिंग पे, किसी मज़हब के लिए नहीं, किसी देवी देवता के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत की खिदमत के लिए वहाँ पर अपनी जान पर खेल के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते थे, उनको भी ये जालिम कत्ल कर देते थे पाकिस्तान में। ये वो मुल्क है। तो बिल गेट्स ने इसका इजहार किया जेफरी को कि यार ये लोग मेरे वर्करों को मार रहे हैं, उन मजलूमों को मार रहे हैं, मैं क्या करूं, क्या तरीक़ाकार है कि मैं इससे डील करूं। जेफरी ने कहा तुम परेशान मत हो, मुझे पता है बहुत ज़्यादा तनाव है तुम्हारे ऊपर, तुम आइलैंड पर आ जाओ। दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बहुत शदीद मोहब्बत थी उनको बच्चों के साथ, इसलिए उन्होंने ज़्यादा अद्वियात का और दवाइयों का और वैक्सीनों का फोकस बच्चों पे ही रखा। इस ज़मन में बिल गेट्स ने तो फरमाया था, एक्सपोजर फ्रॉम अ यंग एज टू द रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ सुपर बिग थिंग। अक्सर छोटे बच्चों को एक्सपोज किया करते थे टू द रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। बिल गेट अक्सर जब मिला करते थे बच्चों को, तो वो अपने आप को और दुनिया की रियलिटीज़ को एक्सपोज करते थे उनके सामने। ही वुड ले हिमसेल्फ बेयर इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन कि देखो दुनिया कैसी है, एंड दिस वॉज अ सुपर बिग थिंग। बट ये कहते हैं कि इट वॉज नॉट अ सुपर बिग थिंग, वो यूजली कहते हैं इट वॉज अ माइक्रोसॉफ्ट थिंग। फिर उस टैबलॉइड में जो किरदार कशी करना चाहते थे बिल गेट्स की, उन्होंने और जैसे उनके ज़ख्मों में नमक पाशी की, और बिल गेट्स की जो ईमेल्स थी अपनी ज़ाती बीमारियों के एतबार से, अपनी ज़ाती मेडिकल हेल्थ के एतबार से, वो भी लीक कर दी। तो मुल्ले ही बैठे होंगे उन टैबलॉइड्स के पीछे, यकीन है मुझे इस बात का, कोई यहीं से किसी मदरसे से गया होगा, वरना क्योंकि यूरोपियन और अमेरिकन लोगों में इतनी बेगैरती और इतनी कम ज़र्फ़ी मैंने कभी नहीं देखी। गोरा जो कहता है वो ठीक करता है और करता है जो ठीक करता है वो। फिर बहरहाल कोई मुल्ला यहाँ से गया होगा, किसी लिबरल आर्ट्स कॉलेज में पढ़ लिया होगा उसने, तो वहाँ पे वो काम कर रहा था। उसने ये बात भी लीक कर दी कि बिल गेट्स एक दफ़ा बीमार पड़ गए, क्योंकि जब अपने आप को एक दफ़ा वो एक्सपोज कर रहे थे और दुनिया के मसाइल को एक रशियन लड़की के सामने, तो उस लड़की से उनको एक मर्ज हो गया, एक स्पिरिचुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। यानी वो भी कोई मज़हब की जैसे मारी हुई कोई लड़की थी, और उसने कोई उनको डिजीज़ दे दिया, स्पिरिचुअली ट्रांसफर्ड, STD कहते हैं इनको, स्पिरिचुअली ट्रांसफर्ड डिजीज़। ये सुनिएगा इनके बारे में, आप रात 8 बजे स्टेट क्राफ्ट प्रोग्राम देखिएगा, वहाँ पे STDs की बड़ी बात होती है।
ये स्पिरिचुअली ट्रांसफर्ड डिजीज जो होते हैं। एक इस्लामाबाद में एक इदारा भी है, ब्लैक होल, वहाँ पे भी ये STD से मुतल्लिक बहुत से मसाइल बयान किए जाते हैं, ज़रूर देखिएगा। ये स्पिरिचुअली ट्रांसफर्ड डिजीज़ है, ये रूहानियत के ज़रिए ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे तिलिस्म की तरह या कोई आप समझें ईवल आई की तरह या नज़र की तरह ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ये कि कुछ जादुई ताकतें हैं मजहबी तबके के पास, मुल्लाओं के पास। तो बिल गेट्स अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे, दुनिया को एक्सपोज कर रहे थे इस नौजवान के सामने, और अनफॉर्चुनेटली उसने जवाब में डॉगमा से, आइडियोलॉजी से और बदतमीज़ी से जवाब देते हुए उनको एक डिजीज़ दे दिया। उस मर्ज़ के लिए अब देखें वही दोबारा बात आ गई, कितने विजडमस बातें करते थे बिल गेट्स अपने दोस्त जेफरी एप्स्टीन से। लाइफ इज़ नॉट फेयर, गेट यूज्ड टू इट। कि जो बंदा खिदमत कर रहा है इंसानियत की, उनको अद्वियात दे रहा है, उनकी बीमारियों के इलाज निकाल रहा है, नए नए इलाज निकाल रहा है, कोविड के अंदर लड़ रहा है जाके, कोविड की मौजों से, लहरों से टक्कर रहा है जाके, वो खुद बीमार हो जाता है। अब जाहिर बात है, जो बंदा खुद बीमार हो जाए, जो बंदा खुद जख्मी हो जाए, जो जिसने स्ट्रॉन्ग फेस पुटअप करना है अवाम के सामने कि मैं बिल्कुल मजबूत बब्बर शेर खड़ा हूँ, तो उसने बड़ी खामोशी से अपने मोहसिन को ईमेल लिखी कि यार ये बीमारी मुझे हो गई है, कोई ऐसी एंटीबायोटिक्स का बंदोबस्त हो सकता है कि मुझे वो खुफिया तौर पे दे दी जाए और मेरी बीवी को ना पता लगे, कि वो परेशान हो जाएगी कि यार उसका जो आदमी 12-12, 14 घंटे काम करता है, इंसान की खिदमत करता है, कि वो बीमार पड़ गया और शायद बीमारी उससे ट्रांसफ़र भी हो सकती है, वो जो STD है, स्पिरिचुअली ट्रांसफर डिजीज़ जो है। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई दवाई दो कि मैं उसकी भी कोई खाने में, कोई खुराक में, कोई शरबत में छुपा दूँ, उसमें घोल दूँ और वो भी खा जाए, उसको पता ही ना लगे मेरी बीवी को, और मैं भी ठीक हो जाऊँ। लेकिन जेफरी एप्स्टीन यारों का यार था, वो किसी को बेसहारा बेकिनारा नहीं छोड़ता था, और वो बहुत बिलीव करता था कि जो अर्ली एक्सपोजर वाली चीज़ है ना, कि यूथ को एक्सपोज किया जाए टू द आइडियाज़ ऑफ द वर्ल्ड, और इट इज़ अ बिग बिग थिंग कहते हैं। मैंने सुना इट वाज एन एग शेप्ड थिंग मोस्टली, बट इट इज़ अ बिग थिंग। लेकिन बिल गेट्स और इन जैसे लोग ना बीमारी से, ना किसी कमज़ोरी से घबराते हैं। ये लोग मूव ऑन करते हैं, मेहनत करते हैं। पूरी दुनिया में ये इंटेलेक्चुअल फील्ड्स के अंदर हर किस्म के एंडेवर, फीचर, हर किस्म की लेबॉरेटरी, हर किस्म की जो है वो रिसर्च को ये फाइनेंस करते हैं। अपने कमाए हुए हार्ड अर्न पैसों से पूरी दुनिया के अंदर खैर का काम करते हैं ये। और हमारे लोग क्या कर रहे हैं? जब बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट बना रहा था तो पाकिस्तान बैरियर टाउन का आईफल टावर बना रहा था। आप सोचें, 200 साल में कुछ बदला नहीं। जब हार्वर्ड और येल और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियां बन रही थी तो यहाँ ताजमहल बन रहे थे। हमने कुछ नहीं सीखा अपनी गुलामी से। हमने कुछ नहीं सीखा उन बेलॉस, मतलब मोहब्बत करने वाले उन आकाओं से जो यहाँ आए थे, हमारा हाल देख कर कि ये लोग इतने बदहाल रह रहे हैं, और उन्होंने हमें जीने का तर्ज सिखाया था। ये स्कूल कॉलेज खोल के दिए थे, ये कंप्यूटर लैब्स बना के दी थी, ये ट्रेन का निज़ाम बना के दिया था। चाहे वो बरतानवी राज की शक्ल में आए थे, चाहे वो अमेरिकन राज की शक्ल में आए हों 1960s के अंदर, 1950s के अंदर। हम ये भी ना सीख पाए ये इंसानियत का सबक जो कि किसी भी दीन मजहब से बड़ा है, कि बीमार बच्चों को दवाइयाँ दो, गरीब बच्चों को खुराक प्रोवाइड की जाए, तमाम बच्चों के लिए तालीम कंपल्सरी की जाए, उनके लिए हर किस्म के मौके फराहम किए जाएं कि वो आला तालीम हासिल कर सकें। उन सबको, उनमें से टॉप प्राइज जीतने वाले बच्चों को एक एक टिकट दिया जाए कि वो जजीरे पर जाकर जेफरी एप्स्टीन को खुद मिल सकें। आप लोगों ने क्या किया? हमारी हुकूमत, हमारी अवाम, हम सब ने मिलके डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए इलेक्ट किया। नोबेल प्राइज, चाहे वो अमन की फील्ड हो, इंसानियत की खिदमत की फील्ड हो, साइंस की तरक्की हो, नई इजादात की फील्ड हो, उसमें तो जेफरी एप्स्टीन और बिल गेट्स का बनता था। मैं इंतज़ार करूंगा फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट का। एक तो इजहार अफसोस होना चाहिए कि एक आदमी अपने वो बैटल विद डिप्रेशन को उन्होंने लूज़ किया, कि मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात नहीं करते इस मुल्क के अंदर। ये तो वो मुल्क है जो मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ाता है, जो कहता है कि थेरेपिस्ट फ्रॉड होते हैं, जो कहता है कि SSRIs और की दवाइयाँ फ्रॉड होती हैं जो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए दी जाती हैं, हार्मोन थेरेपी और मेंटल ट्रीटमेंट्स के लिए मुख्तलिफ अद्वियात हैं। ये तो वो मुल्क है। हम वो कौम है जो बिल गेट्स की अद्वियात को ना करते थे, उनके वर्करों को मार देते थे, और कोई भी हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर पाई।
हम समझ सकते हैं दुनिया का दर्द, जो पहाड़ जैसा बोझ उठाया हुआ दुनिया का इन्होंने अपने सरों के ऊपर, जीनोम स्प्लाइसिंग, और वो किस किस चीज की बात कर रहे हैं कि नौजवान नस्ल को कैसे तैयार किया जाए कि वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को कैसे एंजॉय कर सकते हैं एक हायर लेवल के ऊपर। आपने तो ईमेल्स पढ़ी होंगी, वो एक टैबलेट ने लीक कर दी थी, कोई गंदा सा रसाला है, कोई वहाँ का, कोई इंग्लैंड का क्या अमेरिका का सलमान साहब, ये बातें लीक की किरदार कशी करने के लिए, और ब्लैकमेलर होते हैं, रिश्वत मांगते हैं ये, वो सारी ईमेलें लीक कर दी उन्होंने, जो प्राइवेट बातें की थी जेफरी एप्स्टीन बिल गेट्स ने। जाते जाते मैं ये बात दोबारा दोहराना चाहूँगा कि कोई किसी जन्नत के तालिब नहीं थे ये लोग जिन्होंने मेहनतें की हैं, किसी मज़हब के किसी डॉगमा में आए हुए लोग नहीं थे ये लोग। ये वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ इंसानियत की खिदमत की है, इंसानियत की खिदमत की खातिर, यानी वो खिदमत इन ऑफ इट सेल्फ उनके लिए काफ़ी थी। इट वॉज अ गुड अनटू इट सेल्फ। ये बात सेल्फ एविडेंट थी कि ये करना ही अच्छा है, और इन लोगों ने कोई फिक्र नहीं की किसी बैकलैश की, किसी लीक की, किसी ईमेल की, किसी फोटो लीक की, किसी एसटीडी, किसी स्पिरिचुअली ट्रांसफर्ड डिजीज की, किसी चीज़ की फिक्र नहीं की इन लोगों ने। ये अपनी मेहनत करते थे, कहते हैं ना वर्क हार्ड प्ले हार्ड, ये वर्क हार्ड प्ले हार्ड लाइफ स्टाइल इन्होंने किया। मेहनत टिका के करते थे, और खेलने कूदने जाते थे तो जजीरे पे जाके दिनों के लिए गायब हो जाया करते थे ये और जेफरी, बिल गेट्स और जेफरी। और कभी कभी इतने अच्छे हैं कि मुख्तलिफ दुनिया के स्कूलों कॉलेजों से छोटे बच्चों को जो प्राइज़ फर्स्ट लेते थे उनको भी ले जाते थे जजीरे के ऊपर, कि तुम हमेशा यहाँ रहो, पानियों की मौजों में खेलो, समंदरों में जाओ नहाओ, और वो फैसिलिटीज इस्तेमाल करो आइलैंड की, जजीरे की। इतनी बेलौस मोहब्बत की है कभी आप लोगों ने? और ऑन टॉप ऑफ दैट कई लोग ये भी बात करते हैं कि ये लोग लेगेसी की खातिर करते थे कि हमें लोग दो लोग रुक के सलाम सलूट मारेंगे। तो मैं जाते जाते आपको एक कोट देना चाहता हूँ बिल गेट्स का एक और, लेगेसी इज अ स्टूपिड थिंग, आई डोंट वांट अ लेगेसी। और वाकई में जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है वो कोई लेगेसी नहीं छोड़ के जाएंगे। आजिज़ आदमी है वो, लेगेसी उनको क्या होती है, वो ठुडा मारते हैं, वो लात मारते हैं लेगेसी को ये लोग। दुनिया अपने आप में इनको एक जैसे एक सेल्फ कंटेन्ड फिनोमेनॉन, बल्कि आप कह सकते हैं, इस अंग्रेजी में कहते हैं एन आइलैंड अनटू देमसेल्फ, अपने आप में वो एक जजीरे थे। यानी उनका वर्क हार्ड प्ले हार्ड मेंटेलिटी सिर्फ जजीरे तक महदूद नहीं थी, वो शहरों में भी प्ले हार्ड करते थे, बड़ों के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ हार्ड प्ले किया करते थे, बिकॉज वो अपने आप में एक जजीरा थे। जेफरी एप्स्टीन और बिल गेट्स चलते फिरते लिटिल सेंट जेम्स के आइलैंड थे, और एक मशले राह है हमारे नौजवान नस्ल के लिए, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए। शुक्रिया।